हेलो फ्रेंड्स, सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 96 तक हमने कर लिया था, जिसमें पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन था। उसके बाद हमें देखना है 97th क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा गया है टाइप्स ऑफ लेक, एंड फिर आपको बताना है कि कौन सा मैच द फॉलोइंग है, कौन सा जो है करेक्ट मैचेस होंगे। टेक्टोनिक में जो टेक्टोनिक लेक है उसका करेक्ट आंसर है हमारा भीमतल लेक। ओके, और उसके बाद है हमारा क्रेटर, इसका आंसर है लोनर। लोनर जो है, लोनर लेक को लोनर क्रेटर भी कहा जाता है। उसके बाद है ग्लेशियल, ग्लेशियल का आंसर है गंगा बल, यानी कि 2। सी का आंसर हो गया 2। उसके बाद फ्लूवियल, यानी कि रिवर के फ्लो के कारण जो बनने वाली लेक्स होती हैं, इसको ऑक्सबो लेक भी कह सकते हैं आप। तो उसका आंसर है डी, का आंसर हो गया 3। ओके, तो ये हमारा करेक्ट मैच द फॉलोइंग है। ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2, डी का 3। ओके, सो ये है हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज दिस वन। ओके, ए टेक्टोनिक, भीमतल, क्रेटर, लोनर, ग्लेशियल गंगाबल, फ्लूवियल का पूर्व स्थली। मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, इनको निकोबार से सेपरेट करने वाला कौन सा लैटिट्यूड होता है। सो गाइज, इसका आंसर है 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। उसके बाद है हमारा दमन गंगा रिजर्वोयर प्रोजेक्ट। इसमें आपको बताया गया है कि अबाउट 115 किलोमीटर की माइनर कैनाल्स हैं एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, और ये कहाँ पे लोकेटेड है। सो गाइज, ये लोकेटेड है मोस्टली तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और गुजरात में, लेकिन ये वाले जो ऑप्शंस हैं इसके हिसाब से यहाँ पे दादर एंड नगर हवेली में ये लोकेटेड है। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 100। तो वी हैव कम टू द क्वेश्चन नंबर 100। इसमें आपसे पूछा गया है कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। सो गाइस, अगर आप इसको गूगल करोगे तो आप जानोगे कि ये कंपनी जो है ये काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टिजियस कंपनी है। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनी है। इसको महारत्न कहा जाता है, महारत्न कंपनी। सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी है ये पूरी दुनिया में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो रांची में नहीं है। ओके, सो रांची में इसका हेडक्वार्टर नहीं है, इसका वेस्ट बंगाल में कलकत्ता में हेडक्वार्टर है। देयरफॉर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो गया हमारा 1 एंड 2। सो 100th क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो गया हमारा बी। बी इज द करेक्ट आंसर फॉर 100th। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 101, जिसमें बोला गया है कि एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी की बात कौन से प्राइम मिनिस्टर ने करी थी। सो गाइज, ये जो बात है एफ्रो एशियन सॉलिडारिटी की, ये करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था कि जो एशिया और अफ्रीका की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको ज़्यादा सोवरेनिटी मिलनी चाहिए, उनका इंपॉर्टेंट से होना चाहिए ग्लोबल स्टेज पे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 102। सो इसका जवाहरलाल नेहरू हो गया इसके पहले वाले का। इसके बाद है 102 क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर का नेशनल रिलीफ फंड होता है ये किसके द्वारा ऑपरेटेड होता है। सो गाइज, इसका आंसर है पीएमओ। पीएमओ जो है वो ऑपरेट करते हैं हमारे पीएमएनआरएफ को, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक पे अभी एक मूवी भी आई है। सो सर्जिकल स्ट्राइक पे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। ओके, तो इनमें ज़्यादातर गलत स्टेटमेंट है, आपको करेक्ट वाली बतानी है। इट वॉज कंडक्टेड इन द ईयर 2018, ये चीज़ रॉन्ग है। ओके, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद लेड बाय एयरफोर्स, ये भी रॉन्ग है। उसके बाद है कि इट वॉज सेंशनड बाय द यूनाइटेड नेशंस। ओके, तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद है कि इसका कोई नाम नहीं था। सो गाइज, ये चीज़ जो है, सो गाइज इसका आंसर मेरे हिसाब से सी या डी में से कोई होगा। सो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड इन दीज टू ऑप्शंस। सो लेकिन इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो सही आंसर मुझे लग रहा है वो लग रहा है सी। ओके, एंड इसके बाद है 104। 104 में आपसे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में पूछा गया है। सो इट वॉज सेटअप इन द ईयर 2010, ये बात सही है। सो इसमें जो ये चीज़ें लिखी गई हैं ना, इसका मैं आपको सोर्स बता देती हूँ। इसका सोर्स है एनजीटी की वेबसाइट। एनजीटी की वेबसाइट अगर आप देखोगे तो उसमें ये सारी चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई हैं। एनजीटी की वेबसाइट खोल के हिस्ट्री खोलना, यू विल गेट इट। सो सबसे पहले ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, तो यू हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। सो दिस इज करेक्ट।
उसके बाद है कि इट इन्वॉल्व इफेक्टिव एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू एनवायरमेंट, ये बात भी सही है. इट कंसिडर्ड गिविंग रिलीफ एंड कंपनसेशन टू डैमेजेस टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी. उसके बाद है इट इज बाउंडेड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर. सो गाइज दिस इज रॉन्ग. तो यही हमारा करेक्ट आंसर है. दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके, दिस इज द आंसर. यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. आंसर इज नहीं, ये चीज रॉन्ग है. इट इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर्स ऑफ द 1908 सिविल कोड प्रोसीजर. उसके बाद है 105. 105 जो है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द स्पेशल प्रोविजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट करेक्ट. कौन से इसमें से गलत हैं? तो गलत वाले आपको चुनने हैं. सबसे पहले DPSP ऑफ द स्टेट डू नॉट अप्लाई. 35A गिव स्पेशल प्रोविजन टू परमानेंट रेसिडेंट with regard to employment, settlement, property. 19(1)(f) have been omitted. और फिर लास्ट में है कि आर्टिकल 368 is not applicable for amendment to the constitution of state. So guys, इसका आंसर है 19(1) has been omitted. ये चीज़ यहाँ पे wrong है. उसके बाद है 106. 106 में आपसे पूछा गया है कि इन 1921 विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्स, कौन सी ऐसी टूर करी थी गांधी जी ने जिसके बाद उन्होंने नॉर्मल और बहुत ही सादे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था और अपना सिर जो है उसको शेव करवा दिया था. सो गाइज इसका आंसर है साउथ इंडिया. साउथ इंडिया में मदुरई में वो गए थे जब उन्होंने इंडिया में जो हालात थे उसको देखा और ये समझा कि मैं इन लोगों का लीडर हूँ तो मुझे इन लोगों जैसे कपड़े पहनने चाहिए. उसके बाद है 107 क्वेश्चन. इसमें आपसे पूछा गया है कि जो शिमला है ये एक हिल स्टेशन बन गया था और साथ ही साथ हिल स्टेशन के अलावा इसने बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्लेस के तौर पे भी काम किया है और बिलेटिंग ट्रूप्स और गार्डिंग फ्रंटियर्स और कैंपेन्स वगैरह लॉन्च करी गई थी. किस टाइम पे ऐसा ये सारी चीज़ें हुई थी? ये हुई थी एंग्लो गुरखा वॉर के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई थी कि जो शिमला है वो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था. इसके बाद है कि ये बात किसने कही है कि मुस्लिम राज हियर एंड हिंदू राज एल्सवेयर. इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हो रहा था उस टाइम पे ये चीज़ किसने कही थी कि मुस्लिम राज हियर एंड हिंदू राज एल्सवेयर. ये कही थी सिकंदर हयात खान ने. ओके, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मतलब यही है कि मुस्लिम राज होगा पाकिस्तान में और इंडिया में होगा हिंदू राज. उसके बाद है हमारा 109th क्वेश्चन. 109th क्वेश्चन में आपसे राइटर्स के नाम पूछा है और साथ ही साथ बुक्स के नाम दिए हैं. राइटर्स एंड बुक्स यू हैव टू मैच द फॉलोइंग. सो गाइस, शेखर बंदोपाध्याय ने बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी है और इसका नाम है फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन. एंड सर्वपल्ली गोपाल जो हैं इन्होंने बुक लिखी है जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी. ओके, एंड उसके बाद जो डेविड हरदिमन है इन्होंने लिखी है गांधी के बारे में बुक. और फिर ज्ञानेंद्र पांडे ने एसिडेंसी ऑफ कांग्रेस इन उत्तर प्रदेश. सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो गया बी. ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, यानी कि शेखर बंदोपाध्याय फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन एंड सर्वपल्ली गोपाल जवाहरलाल नेहरू और डेविड हरदिमन गांधी इन आवर टाइम्स एंड इन हिज टाइम एंड आर्स. ज्ञानेंद्र पांडे द एसिडेंसी ऑफ कांग्रेस इन यूपी. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 110. इसमें आपसे पूछा गया है कि 8 स्टेट्स जो हैं उन्होंने 99% अपने जो हाउस होल्ड्स थे उनको इलेक्ट्रिफिकेशन दे दिया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी थी. ये जो प्लान है सौभाग्य स्कीम, इसके आने से पहले ही उनके पास 99% घरों में बिजली हुआ करती थी. ये कौन से स्टेट्स हैं? ओके, 8 ऐसे स्टेट्स थे और उनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो नहीं था उनमें. ओके, तो ऐसे 8 स्टेट्स थे जिनको इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई थी जिनमें, लेकिन ऐसा कौन सा है इन चारों में से जो उन 8 स्टेट्स में नहीं आता है?
ओके, सौभाग्य स्कीम से पहले ही जिनको इलेक्ट्रिफिकेशन मिल गई थी, उनमें से कौन सा स्टेट है जो उसमें नहीं आ रहा है? इन ऑप्शंस जिनको इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिली थी, वो स्टेट की बात आपको बतानी है। सो गाइस, इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 111। इसमें आपसे पूछा गया है कि इन अक्टूबर 2018 इंडिया वाज इलेक्टेड एज अ मेंबर टू द यूएन HRC यानी कि ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर अ पीरियड ऑफ अक्टूबर 2018 में 3 सालों के लिए इंडिया UNHRC का हिस्सा बन गया है। 112। इसमें आपसे पूछा गया है BPPI यानी कि ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया है। तो इट इज़ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ PMBJP यानी कि भारतीय जन औषधि परियोजना, ये करेक्ट है। उसके बाद है इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड एज इंडिपेंडेंट सोसाइटी अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये भी चीज़ सही है। सो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बोथ। सो दिस इज द आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि एक स्कीम के बारे में बताया है, मैं आपको इसको पढ़ के बता देती हूँ। इट वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी ड्यूरिंग ओल्ड एज एंड टू प्रोटेक्ट एल्डरली पर्सन एजेड 60 years and above against future fall in their interest income due to uncertain market condition. The scheme enables old age income security for the senior citizen through provision of assured pension. ओके, तो उनको पेंशन देने की बात करी गई है और ये कहा गया है कि क्योंकि लाइफ में बहुत चीज़ें होती रहती हैं और इवन इकोनॉमी भी कभी अच्छी हो जाती है, कभी कुछ ना कुछ रिसेशन वगैरह भी आता है, तो इसलिए ऐसी कौन सी स्कीम है जो हमारी गवर्नमेंट ने ऐसी कौन सी स्कीम है जो ऐसे सीनियर सिटीजन्स के लिए चलाई है? सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री वाय वंदना योजना। ओके, सो ये बिल्कुल 100% मैं आपको करेक्ट आंसर्स बता रही हूँ और मैंने इनको डबल चेक किया है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना है जिससे पेंशन दी जा रही है ओल्ड एज के लोगों को, सीनियर सिटीजन को, ताकि उनकी फ्यूचर को सिक्योर किया जा सके। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं इंटरनेशनल यूथ ओलंपिक गेम्स में, जो कि अर्जेंटीना में 2018 में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है जेरेमी लाल रिनुंगा। ओके, जेरेमी लाल रिनुंगा, ये एक हमारा करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। उसके बाद है 115। के जनकी अमल नेशनल अवार्ड ऑन टेक्सटोनॉमी इज एडमिनिस्टर्ड बाय, कौन सा मिनिस्ट्री है जो इसको एडमिनिस्टर करती है? इसका आंसर है डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 116। 116 में आपको कॉलेजेस के नाम दिया है, आपको बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा रॉन्ग मैच्ड है। ओके, कौन सा गलत है? आर्मी वॉर कॉलेज, ओके, आर्मी वॉर कॉलेज जो है ये करेक्ट है, माहो में है, ये मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल करेक्टली मैच्ड इन गुलबर्ग। उसके बाद राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। आंसर क्या है इसमें? आंसर हो गया सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमें रॉन्ग वाला बताना था। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है कि गिर नेशनल पार्क में बहुत से शेरों की डेथ हो गई थी क्योंकि कोई वायरस था जिसने उन पे अटैक कर दिया था। कौन सा वायरस था? कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। तो यहाँ पे दो चीज़ें थी जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई थी, एक तो ये वायरस था, दूसरा एक प्रोटोजोवन था। इनका जब एक साथ रिएक्शन हुआ तो ऐसी डेडली कॉम्बिनेशन बना कि इनकी डेथ होने लगी बहुत सारे शेरों की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे, क्योंकि सिर्फ वायरस के बारे में पूछा है, तो करेक्ट आंसर है वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। आंसर हो गया ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद है 118। टिल 2018 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव लीगलाइज्ड पोजेशन एंड यूज ऑफ रिक्रिएशनल कैनबीज। कैनबीज एक तरीके की ड्रग होती है, कौन सी कंट्री में इसको लीगल कर दिया गया है मेडिकल पर्पसेस के लिए और रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए? सो गाइज, इसमें आपको ऑप्शन दिया है अमेरिका, कनाडा, नाइजीरिया, यूरुग्वे। सो गाइज, इसका करेक्ट आंसर है कनाडा एंड यूरुग्वे। अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका में कुछ जगहों पे ही अलाउ है, बाकी ज़्यादातर जगहों पे अमेरिका ने भी अलाउ नहीं किया है। तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है हमारा 2 और 4।
कनाडा एंड यूरुग्वे। 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 119, जिसमें बोला गया है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ PMJ, यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बेनिफिट्स आपको बताने हैं। तो ये आप वेबसाइट पे देखिएगा, PMJ की वेबसाइट भी है, उसमें आप देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। उसमें ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इसमें सबसे पहली बात की फ्री ट्रीटमेंट अवेलेबल एट ऑल पब्लिक एंड एम्पैनल्ड प्राइवेट हॉस्पिटल, ये बात सही है। कैशलेस पेपरलेस काम कराएंगे बहुत आसानी से, वो भी बात सही है। और इंश्योरेंस कवर होगा 5 लाख तक का पर फैमिली पर ईयर, ये भी बात सही है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और नॉट कवर, ये बात रॉन्ग है। तो आपसे पूछा क्या गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स। सो गाइज इसमें 1, 2, 3 यही करेक्ट आंसर है। और जो फोर्थ वाला है उसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है वो भी इंक्लूड है। तो अगर यहाँ पे नॉट नहीं होता तो ये भी आ जाता। ओके, अगर नॉट नहीं होता तो ये भी आ जाता। सो 1, 2 and 3 आर द आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 120, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है 11th ब्रिक्स समिट कहाँ पे होने वाला है 2019 में। गाइज इसका आंसर है ब्राज़ील। सो ये थे हमारे 120 क्वेश्चन और हमारा पूरा एनालिसिस जो है ये हो चुका है। आई होप आप लोगों के लिए मैंने इस पेपर को आसान बनाया होगा। ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ था एंड मुझे भी ये काफ़ी टफ ही लगा। सो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विद मी। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन सी यू एंड टेक केयर।